तो फाइनली वी आर हियर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आप लोगों का इस बार मैक्रो का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोरता हुआ ये चैप्टर है। तो आज इस चैप्टर को हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। वन शॉट कंप्लीट करने से मेरा सेंस क्या है वो मैं बता देती हूँ। पहले देखो, इस चैप्टर के अंदर ना दो पार्ट्स हैं बेटा, दो पार्ट्स, मेरे अकॉर्डिंग दो पार्ट्स है। अदरवाइज तुम्हारी स्कूल में, तुम्हारी बुक्स में अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अंदर एक है थियरी पोर्शन और एक है न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, एक है हमारा थियरी पोर्शन और एक है न्यूमेरिकल पोर्शन। और जो मैं आज करवाने जा रही हूँ ना वो मेरा है वो मेरा है थियरी वाला पोर्शन। ठीक है, मेरा आज का टारगेट है कि मुझे आप लोगों को इस चैप्टर की पूरी थियरी करवा देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा थियरी ऑफ नेशनल इनकम। भाई अभी हम उस पॉइंट पे है जब जिस टाइम पे सबने नेशनल इनकम ना एक एक बार तो पढ़ ही लिया है, राइट। हम अभी उस टाइम पे आ चुके हैं, फेब एंडिंग है ऑलमोस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबने नेशनल इनकम ना एक एक बार तो पढ़ ही लिया होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से फटाफट से थम्स अप दे देना, वीडियो को लाइक कर देना और मुझे बता देना कि भाई सबने एक एक बार पढ़ा है या नहीं। ऐसे जितने भी लोग यहाँ पर है सब लोगों ने एक एक बार नेशनल इनकम को पढ़ ही लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ तो लिया। इसमें आप लोगों ने देखा होगा मतलब नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी से डिनोट कर रहे हैं। फिर हमारे पास जीडीपी एमपी आ रहा है, एनडीपी एमपी आ रहा है, कभी एनएनपीएफसी आ रहा है। भाई बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर। मतलब टोटल मिला के ये 8 भाई बहन है। टोटल मिला के देयर आर 8 एग्रीगेट्स हैं जो हम लोगों को यहाँ पे देखने और समझने हैं। ठीक है, 8 एग्रीगेट्स हैं टोटल जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और आज की क्लास में समझेंगे भी। तो क्या हमको इन 8 एग्रीगेट्स की जो डेफिनेशन है वो लर्न करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने बोला नहीं लर्न करनी है? ये 8 एग्रीगेट की डेफिनेशन आपको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, आपको मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। उन बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप ये जो 8 डेफिनेशंस है, ये जो 8 एग्रीगेट्स है, ये एग्रीगेट्स आप अपने आप सीख सकते हो, अपने आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये 8 एग्रीगेट्स की डेफिनेशन कैसे बनेगी मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन उसके लिए उसको समझने से पहले आपको 3 बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, 3 बेसिक चीजें कौन कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो है नेट और ग्रॉस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड ग्रॉस। नेट और ग्रॉस में क्या डिफरेंस होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, दूसरा जो मेजर आपको पढ़ना है वो है नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और नेशनल और डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या एडजस्टमेंट होते हैं। ठीक है, तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ध्यान आपको रखना है और आपको समझना है वो क्या है बेटा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये 3 चीजें हैं बेटा जो आज की क्लास में आप लोगों को समझनी भी है और अच्छी तरह से देखनी भी है। ठीक है बेटा, तो ये 3 चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये 3 चीजें अगर आ जाएगी ना तो डेफिनेशन बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आ जाएगी ना तो डेफिनेशन बनाना बहुत इजी हो जाने वाला है। पहला हम लोग ले लेते हैं, कौन सा है हमारा फर्स्ट वाला बेटा, फर्स्ट हमारा है नेट एंड ग्रॉस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला हमारा कौन सा लॉजिक है, नेट एंड ग्रॉस वाला लॉजिक है। तो चलो इसी को पहले उठा के इसी को समझ लेते हैं। ओके, देखो एक होती है हमारी ग्रॉस वैल्यू और एक होती है हमारी नेट वैल्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू मैं आपको समझाती हूँ। ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जितना भी प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर हुआ है वो ग्रॉस वैल्यू है। ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर साल के अंदर, हमने एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर सपोज इकोनॉमी के अंदर 10,000 का प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो वो 10,000 हमारी ग्रॉस वैल्यू है। तो एक बात मुझे आप लोग बताओ, क्या उस 10,000 के प्रोडक्ट को बनाने के पीछे हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन्स का यूज नहीं किया? क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन्स डेप्रिशिएट नहीं हुई? क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन की वैल्यू कम नहीं हुई? हुई ना। अगर 500 रुपए की एक टी शर्ट भी अगर आपने बनाई है तो 50 रुपए की तो मशीन भी डेप्रिशिएट हुई होगी ना, राइट। तो ग्रॉस और नेट में इतना सा ही डिफरेंस है बेटा कि जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो वो डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके बताता है, लेकिन जब हम नेट की बात करते हैं तो उसमें हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और जब हम नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो मतलब यहाँ पे ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन क्या है, इंक्लूडेड है। तो जब भी आपके सामने वर्ड आ जाए ना ग्रॉस, ठीक है, जब भी आपके सामने वर्ड ग्रॉस आ जाए तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, ग्रॉस का मीनिंग होता है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन।
क्या होता है बेटा? इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जब डेफिनेशन भी बनाओगे ना, सपोज आपको जीडीपी एमपी की डेफिनेशन बनानी है, ठीक है, तो जीडीपी एमपी की डेफिनेशन में भी आप जी आ रहा है ना बेटा, ग्रॉस आ रहा है, तो आप इस डेफिनेशन में ये लाइन जरूर लिखोगे दैट इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर इसमें नेट आ रहा होता, ठीक है, नेट आ रहा होता, तो नेट को हम लोग लिखते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला हुआ है, यहाँ पे हमने नेट और ग्रॉस देखा है। अब अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं ना, सेकंड वाला क्या है हमारा? सेकंड वाला बेटा हमारा है नेशनल एंड डोमेस्टिक, ठीक है। सेकंड वाला हमारा क्या है? नेशनल एंड डोमेस्टिक। अब दोनों का पहले ना मीनिंग समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट मेरी कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ हो। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन, ठीक है, उसका प्रोडक्शन मेरी कंट्री की अगर बाउंड्री के अंदर हुआ है, ठीक है, कंट्री की बाउंड्री के अंदर अगर हुआ है तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक बोलते हैं। नेशनल का मतलब क्या है? कि अगर वो प्रोडक्ट मेरे रेसिडेंट ने बनाया है तो वो मेरा नेशनल प्रोडक्ट माना जाएगा। सो दिस इज एग्जैक्टली द डिफरेंस कि डोमेस्टिक का मतलब कि वो प्रोडक्ट मेरी कंट्री की बाउंड्री के अंदर बना है, और नेशनल का मतलब कि वो प्रोडक्ट मेरे रेसिडेंट ने बनाया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेटा। कंट्री की बाउंड्री के अंदर बाहर का बंदा भी बनाएगा तो भी चलेगा। ये मेरी कंट्री की बाउंड्री है, इसके अंदर फॉरेनर आके काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो भी वो मैं मेरी डोमेस्टिक इनकम में तो इंक्लूड करूंगी। आई बात समझ में? ठीक है, वो भी मैं मेरी डोमेस्टिक इनकम में जरूर इंक्लूड करूंगी। तो कोई बाहर का बंदा अगर आके मेरी कंट्री में प्रोडक्शन कर रहा है ना बेटा, तो वो मेरी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, वो मेरी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। क्योंकि नेशनल इनकम में देखती हूँ कि नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाया है, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब ऐसा बंदा जो मेरी कंट्री में रह के गुड्स बना रहा है या बाहर रह के बना रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। मैं नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करूंगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारा नेशनल और डोमेस्टिक हो गया। वर्ड्स क्या होंगे? अगर डोमेस्टिक आ जाता है किसी भी डेफिनेशन में तो आप क्या लिखोगे? प्रोड्यूस्ड within the domestic boundaries of a country in an accounting year। और अगर नेशनल वर्ड आ जाता है बेटा, तो नेशनल वर्ड आते ही what you are going to write? Produced by normal resident of the country in an accounting year। डेफिनेशन फ्रेम कैसे करनी है वो अभी बताऊंगी, राइट? चलो, अब ये हमारी एक होती है फैक्टर कॉस्ट और एक होती है हमारी मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस आफ्टर गवर्नमेंट के एडजस्टमेंट आती है, मतलब गवर्नमेंट ने अगर कोई टैक्स लगाया है तो वो टैक्स ऐड करके और सब्सिडीज माइनस करके हम मार्केट प्राइस निकालते हैं। अब मैं तुमको डेफिनेशन बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। बहुत इजीली आपको डेफिनेशन बनाना अभी यहाँ पे सिखाएंगे हम। देखो कैसे बनेगी डेफिनेशन। सपोज आपको बोला है जीडीपी एमपी की डेफिनेशन बना के दिखाओ। बहुत इजी, तुमको लगेगा कि यार ये कितना इजी था, हमको पता भी नहीं पड़ा, ठीक है। तुमको बोला है डिफाइन जीडीपी एमपी। कैसे डिफाइन करोगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग, ठीक है, आप स्टार्टिंग कैसे करोगे? स्टार्टिंग आप करोगे मनी वैल्यू, क्योंकि इनकम है ना तो वो मनी की टर्म्स में होगी। मनी वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे समझना, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है बेटा? सबसे पहले आपको देखना है डी लिखा है या एन लिखा है, ठीक है। डी लिखा है कि एन लिखा है? यहां पे क्या लिखा है? डी। डी लिखा है ना, तो मैं क्या लिखूंगी? प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब आगे क्या लिखे मैम? ये तो हमारी आधी डेफिनेशन हुई, अब इसके आगे क्या लिखेंगे? अब आगे का वर्ड देखो, ठीक है। ये देखो एमपी है ना, यहाँ पे अब नेक्स्ट आपको देखना है कि एमपी लिखा है कि एफसी। यहाँ पे लिखा है एमपी, तो आप क्या लिखोगे? वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, आप क्या लिखोगे बच्चा पार्टी? वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। फिर आप देखोगे कि ग्रॉस है या नहीं। एंड में आपको जाके देखना है कि ग्रॉस है या नेट। अगर ग्रॉस है तो आप लिखोगे इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो बन गई डेफिनेशन।
money value of all the final goods and services produced within domestic territory of an Indian economy in an accounting year valued at market price and inclusive of depreciation. हो गया, बस खत्म, बन गई डेफिनेशन. देखो बन गई डेफिनेशन. समझ गए कैसे बनाई डेफिनेशन? बहुत इजीली किसी की भी डेफिनेशन बन सकती है. ठीक है, यहीं पर अगर सपोज, ठीक है, अब अपन इसकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं ना, हम इसकी जगह कुछ और लिख देते हैं. अब हम लिख देते हैं कि हमको एनएनपीएमपी की डेफिनेशन बनानी है. ठीक है, हमको किसकी डेफिनेशन बनानी है बच्चा पार्टी? हमको बनानी है एनएनपीएमपी की डेफिनेशन. अब क्या करें? ठीक है, अब क्या लिखेंगे? देखो अब ना स्टार्टिंग तो सेम रहेगी, स्टार्टिंग में तो कोई चेंज आना ही नहीं है. ठीक है, स्टार्टिंग में तो कोई चेंज नहीं आना है, स्टार्टिंग तो सेम ही रहने वाली है. तो आगे क्या चेंज होगा? देखो मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या चेंज होगा. सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या बोला है? डी है या एन? बेटा एन है ना. मनी वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एज इट इज. ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम पता है? प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री in an accounting year. ठीक है, फिर देखो एमपी है या एफसी है बेटा? देखना यहाँ पे जरा, यहाँ पे आपके पास क्या है? एमपी. मैंने एमपी ही वापस लिख दिया ना, चलो यहाँ पे इसको एफसी कर देते हैं ना, थोड़ा आपके लिए भी चेंज हो जाएगा ना. एनएनपी एफसी कर देते हैं इसको. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूड एट क्या लिखो बेटा? बताओ जरा. वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट, वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट. और यहाँ पे नेट है कि ग्रॉस है? यहाँ पे हमारे पास नेट है. तो अगर नेट है तो हम क्या लिखेंगे बताओ? नेट है तो हम लिखेंगे एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. आई बात समझ में? ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. सिंपल सिंपल. आ गई बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक द डेफिनेशन. ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ डेफिनेशन. ठीक है, स्टार्टिंग सबकी सेम, मनी वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. फिर उसके बाद अगर नेशनल है तो आप क्या लिखोगे? बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, डोमेस्टिक है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर. एमपी है तो वैल्यूड एट मार्केट प्राइस. एफसी है तो वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट. क्रॉस है तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. नेट है तो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. हो गई बात, बस इतना सिंपल. ठीक है, तो ये हमको कोई भी आ जाए, अब वो 8 एग्रीगेट से ना, उन 8 एग्रीगेट में से कुछ भी आ जाए, हम आराम से डेफिनेशन बना लेंगे. ठीक है, वो 8 एग्रीगेट्स थे हमारे पास. एनडीपी-एमपी है सपोज, ठीक है, या जीडीपी-एमपी है, या एनडीपी-एफसी है, ठीक है, या जीडीपी-एफसी है. कुछ भी हो इन 8 एग्रीगेट में से आप इजीली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इसके अंदर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, डोमेस्टिक इनकम जो होती है ना, उसको हम एनडीपीएफसी से डिनोट करते हैं. ठीक है, एन नेट, डी मतलब डोमेस्टिक, इसीलिए यहाँ पे डी आया. ठीक है, और अगर नेशनल है तो उसको हम एनएनपीएफसी से डिनोट करते हैं. तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर डोमेस्टिक इनकम है तो उसको हम लोग एनडीपीएफसी से डिनोट करेंगे, और अगर नेशनल इनकम है तो हम उसको एनएनपीएफसी से डिनोट करेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब सर्कुलर फ्लो, भाई बहुत परेशान है बच्चे इसको लेके. मैम सर्कुलर फ्लो क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती है? पता नहीं तुम लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है. सर्कुलर फ्लो इतना इजी टॉपिक है. एक तो वैसे ही तुम्हारे कोर्स में ना बहुत सारी चीजें तो हटा दी, सर्कुलर फ्लो के अंदर भी बहुत सारी चीजें तो तुम्हारे कोर्स में हट गई. ठीक है, सर्कुलर फ्लो बेसिकली है क्या, मैं तुमको बताती हूँ. पहले जब नेशनल इनकम होता था ना, जो पूरा डिटेल, तो उसमें गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत सारी चीजें अलग अलग सेक्टर वाइज पढ़नी पड़ती थी. लेकिन अभी एट प्रेजेंट आपके पास 2 ही सेक्टर है. ठीक है, एक है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर और एक है हमारे पास फर्म. ठीक है, हमारे पास 2 है, एक है हाउस होल्ड और एक फर्म. सर्कुलर फ्लो नाम से क्या समझ रहे हो कि सर्कल में फ्लो हो रहा है, यही समझ रहे हो ना. सर्कुलर फ्लो का कॉन्सेप्ट ये अजम्पशन लेके चलता है कि इकोनॉमी में जब 2 सेक्टर हैं, एक सेक्टर जो पैसा दूसरे को देगा वही फ्लो होके वापस पहले के पास आएगा. मतलब ऑटोमेटिकली जितना एक कमाएगा उतना ही वो खर्चा करेगा, और ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो सर्कुलेट होता रहेगा, चलता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो ये है. सपोज हाउस होल्ड हमारी फर्म्स को क्या देता है, हम क्या देते हैं? हाउस होल्ड मतलब हम लोग क्या देते हैं? हम लोग देते हैं इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हम लोग इनको क्या देते हैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें. ठीक है, बदले में
फर्म हमको क्या देगी? क्या हम इनको फ्री में दे रहे हैं? बताओ, क्या हम इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री में देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फर्म हाउस होल्ड को बदले में क्या देगी बेटा? फर्म हाउस होल्ड को बदले में क्या देगी? फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फैक्टर पेमेंट, या इसको तुम फैक्टर इनकम भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर लैंड है तो उस पे रेंट आएगा, ठीक है, लेबर है तो उसको वेजेस मिलेंगे, कैपिटल है तो उस पे इंटरेस्ट आएगा, एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें फर्म हाउस होल्ड को देगी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास आगे इसके अंदर। अब आगे देखो, अब जो हाउस होल्ड गुड्स बनाते हैं, मतलब फर्म जो गुड्स बनाती है, ठीक है, वो फर्म अपने गुड्स किसको देती है बेटा? वो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसको बेटा? हाउस होल्ड को। तो क्या ये गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में देती है? बताओ, क्या ये गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में देती होगी? नहीं बेटा, इसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी जाता होगा, है ना? तो इसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड बदले में फर्म को देता है। मतलब जितना इन्होंने फैक्टर पेमेंट से कमाया उतना ही इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा दिया। यहाँ पे तुमको दो कलर्स दिख रहे होंगे, है ना? यहाँ पे तुमको दो कलर्स दिख रहे होंगे बेटा। ये जो ग्रीन वाला कलर है ना, ये इंडिकेट करता है आपको रियल फ्लो। ठीक है, राइट, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो का मतलब जिसके अंदर गुड्स जाते हैं, सर्विसेज जाती हैं, फैक्टर्स जाते हैं, मनी का कोई रोल नहीं होता। तो ये जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा है ना, ये आपके लिए रियल फ्लो है। रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तुम ये ऑरेंज वाले दोनों पॉइंट देखो, ऑरेंज वाले दोनों पॉइंट में मनी जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग मनी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मनी फ्लो बोलते हैं। ऑरेंज वाले दोनों पॉइंट अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो ऑरेंज वाले दोनों पॉइंट्स में तुमको क्या दिखेगा? तुमको मनी फ्लो होता हुआ दिखेगा। तो मनी फ्लो में क्या क्या आ जाएगा? जब हाउस होल्ड फर्म को कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, या फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दे रही है, तो इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, तो इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मॉनेटरी पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड for their factor services, and in return monetary payment from household to firm against their goods and services. मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं बेटा। इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मनी। इसमें पैसा किसके बदले में जा रहा है? मनी के बदले में जा रहा है। रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो में जब हाउस होल्ड फर्म को सर्विसेज दे रहा है, गुड्स दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, तो ये जब ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, इसमें कहीं मनी का रोल नहीं आया है। इसको हम बार्टर सिस्टम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मनी का कहीं कोई रोल नहीं आया है। द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इज नोन एज रियल फ्लो। रियल फ्लो को आप फिजिकल फ्लो या प्रोडक्ट फ्लो भी बोल सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर फ्लो। पता नहीं तुमको इतना कंफ्यूजन क्यों है? सिंपल सा अजम्पशन है कि एक से जितना कमाया उतना ही दूसरे ने खर्च कर दिया। कंजप्शन इज इक्वल्स टू इनकम है। ठीक है, जितना एक सेक्टर ने कमाया, जितना दूसरे सेक्टर ने खर्च किया, वो सब बराबर है। यही इसकी अजम्पशन है। ये तुम्हारा हो गया सर्कुलर फ्लो। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाल दिया है, इन विच फ्लो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज गुड्स। कौन से फ्लो के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स है? रियल फ्लो के अंदर, ठीक है, मनी फ्लो के अंदर, या नन ऑफ दी अबव। रियल फ्लो के अंदर, मनी फ्लो के अंदर, या नन ऑफ दी अबव। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इन विच फ्लो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज गुड्स। कौन से फ्लो के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? गुड्स है। रियल फ्लो, मनी फ्लो, नन ऑफ दी अबव, बताओ। ओके, सो मैक्सिमम मुझे लगता है यहाँ पे सही आंसर होंगे। गुड्स की बात करिए तो भाई गुड्स तो रियल फ्लो के अंदर होते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रियल फ्लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, विच फ्लो इज नोन एज नॉमिनल फ्लो। कौन से फ्लो को नॉमिनल फ्लो बोला जाता है? विच फ्लो इज नोन एज नॉमिनल फ्लो, मतलब कौन से फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं? रियल फ्लो को, मनी फ्लो को, जीडीपी डिफ्लेटर को। नॉमिनल फ्लो किसका दूसरा नाम है? ओके, सो यहाँ पे आंसर आए हैं बी, मनी फ्लो का नाम दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।
चलिए अब नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो है आपको ये बताना कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। ओके, देखो ऐसा पैसा जो मैंने मेहनत करके कमाया है, ठीक है, जो मुझे फ्री फोकट में बैठे बिठाए नहीं मिला है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम फैक्टर इनकम। तो दैट मनी विच वी हैव अर्नड, मतलब ऐसा पैसा जो हमने कमाया है, जो हमको फ्री फोकट में नहीं मिला है, दैट वी हैव अर्नड, हमने कुछ ना कुछ दिया है। ये बाइलेटरल होगा, ये कभी भी सिंगल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बस मिल गया, वही मिल गया, नहीं, ये दिस इज बाइलेटरल, मतलब मैंने कुछ दिया बदले में मुझे पैसा मिला, तो ये मैंने कमाया हुआ पैसा है, ठीक है। एक है हमारा ट्रांसफर इनकम, ठीक है। ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल तुम्हारे घर पे रिलेटिव्स आए, ठीक है, वो रिलेटिव्स जाते जाते ना तुम्हारे मतलब एक लेके कि ये बच्चे के लिए ये पैसे हम उसको दे रहे हैं, राइट। मतलब बैठे बिठाए खुशी मिल गई यार, मतलब बैठे बिठाए तुम लोगों को तो क्या मिल गया, फ्री फोकट की इनकम हो गई तुम्हारी तो, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम मतलब क्या होता है, जो बैठे बिठाए मिल जाता है, मतलब हमने कुछ किया नहीं उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको स्कॉलरशिप मिल गई, भाई अच्छी खासी स्कॉलरशिप, पैसे मिल गए, गवर्नमेंट तुमको स्कॉलरशिप दे रही है, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिल रहे तुमको, ठीक है। तो ये सब तुमने कुछ किया इसके लिए नहीं, तुमको पॉकेट मनी मिल रही है, भाई बैठे बिठाए इनकम, मतलब ऐवे ही पैसा आ रहा है, ऐवे ही, मतलब वन साइडेड पेमेंट हो रहा है ये तो। बदले में कुछ दे रहे नहीं, बदले में कुछ दिया नहीं दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसीडर करता है। ट्रांसफर इनकम की हमारी नजरों में, नेशनल इनकम की नजरों में कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑल्दो हमको सेटिस्फैक्शन बहुत मिलता है ट्रांसफर इनकम से, लेकिन ट्रांसफर इनकम की नेशनल इनकम की नजरों में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो दो डिफरेंसेस है, मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे समझना। पहले तो मीनिंग, फैक्टर इनकम क्या है बेटा, इट रेफर्स टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग सर्विसेज या सेलिंग ऑफ गुड्स। आपने कुछ बेचा, आपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की, बदले में आपको इनकम मिली, दैट इज फैक्टर इनकम, जस्टिफाइड। ट्रांसफर इनकम, इट इज द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, भाई कुछ नहीं दिया तुमने, ना कुछ बेचा ना कुछ दिया, ठीक है, वो तुम्हारी ट्रांसफर इनकम है, राइट। अच्छा, नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड करेंगे, फैक्टर को करेंगे, ट्रांसफर को नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो फैक्टर इनकम है ना, दिस इज अर्निंग कॉन्सेप्ट, कमाया यार, कमाया हुआ पैसा है। ट्रांसफर इनकम रिसीट, बैठे बिठाए मिला, हाथ में आ गया, तो ये रिसीट कॉन्सेप्ट है। फैक्टर इनकम आपका अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो फैक्टर इनकम इज रेंट, प्रॉफिट, वेजेस। ट्रांसफर इनकम इज ओल्ड एज पेंशन, चैरिटी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके दोनों का यहाँ पे मीनिंग आ गया, ओके। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन बता देती हूँ कि वो क्वेश्चन क्या है। देखो, एक होती है रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है बेटा, एक होती है रिटायरमेंट पेंशन और एक होती है ओल्ड एज पेंशन, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक होती है रिटायरमेंट पेंशन और एक होती है ओल्ड एज पेंशन, दोनों में डिफरेंस होते हैं बेटा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस, मैं आपको बताती हूँ क्लियरली। रिटायरमेंट पेंशन का मतलब क्या है, रिटायरमेंट पेंशन का मतलब ऐसा पैसा, ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन का मतलब ऐसा पैसा जो आप ही की कमाई में से रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, वो मेरी ही अर्निंग में से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा काटते रहते हैं, ताकि जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो मुझे वो पैसा मिल जाएगा। वो मेरी अर्न की हुई इनकम का कुछ कुछ पोर्शन उन्होंने इकट्ठा करके मुझे रिटायरमेंट के टाइम पे, जब मैंने वो जॉब छोड़ी, तो मुझे वो सारा पैसा क्लब करके दे दिया। तो क्या रिटायरमेंट का पैसा जो मुझे मिला है वो मैंने कमाया नहीं था, मुझे बैठे बिठाए फ्री फोकट का मिला है, नहीं, वो मेरी फैक्टर इनकम है। तो रिटायरमेंट पेंशन इज अ फैक्टर इनकम बेटा, वो आपने कमाया है, वो आपका कमाया हुआ पैसा है, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन क्या होती है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जनरली प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है, लेकिन यस, अगर ओल्ड एज पेंशन हमारी है, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन के केस में वो जो पैसा होता है ना बेटा, वो फ्री फोकट का मिल रहा है, मतलब आराम से जो एजेड लोग हैं वो ना कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने के लिए फ्री का पैसा उनको दे रही है, मतलब सैलरी मिल रही है बिना काम किए। एक तरह से ओल्ड एज पेंशन का मतलब यही होता है ना, कि सैलरी मिल रही है बिना काम किए, तो दैट इज वन साइडेड पेमेंट ना, वो ट्रांसफर इनकम है, ठीक है, वो हमारी क्या है, ट्रांसफर इनकम है। चलिए, तो ट्रांसफर इनकम एंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कैसे आएगा पता है, वेदर रिटायरमेंट पेंशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम, क्वेश्चन बोलेगा
रिटायरमेंट पेंशन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, गिव रीजन, ठीक है, गिव रीजन। तो आपको क्या रीजन देना है बेटा, रिटायरमेंट पेंशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ फैक्टर पेमेंट, ठीक है, फैक्टर इनकम है, फैक्टर पेमेंट है, इसीलिए इसको इंक्लूड करेंगे। ओल्ड एज पेंशन इज ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट को हम प्यार से बोलते हैं टीपी, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट को हम प्यार से बोलते हैं टीपी, ठीक है, तो ये हमारा टीपी है, टीपी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके डन। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम, स्टॉक और फ्लो, ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। तुमने ना अपने घर में वाटर टैंक, यहाँ देखो ये बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल के अंदर पानी स्टोर करके रखा है हम लोगों ने, इसको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उठा के मैं देखूंगी तो इसके अंदर जितना भी ml वाटर होगा मैं उसको मेजर कर लूंगी, ठीक है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब भी उठाऊंगी तो ml मेजर करना है, हो गया काम, राइट। एक होता है ये वाला पानी, राइट, एक रिवर में जो वाटर फ्लो हो रहा है, रिवर में जो पानी जा रहा है, ठीक है, वो रिवर का पानी किसी स्पीड से जाता है ना, वो एक स्पीड से जा रहा है, ओके। तो एक होता है हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक होता है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करोगे और क्वांटिटी निकाल लोगे। फ्लो कॉन्सेप्ट आप पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते, फ्लो कॉन्सेप्ट को आप पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हो। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ दिस स्पीड पर आवर, ठीक है, यहाँ वाटर इज जो भी हम करते हैं कि हाँ हमारी जो, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, सो दिस इज फ्लो, क्योंकि इसके अंदर आपको एक पर मंथ, पर जरूरी नहीं है वो सेम रहे, चेंजेस आते रहते हैं। तो आपका जो स्टॉक होता है ना बेटा, ये स्टॉक आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट होता है, जबकि हमारा जो फ्लो होता है ना, ये हमारा वेरिएबल कॉन्सेप्ट होता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गोडाउन में गुड्स पड़े हैं, ठीक है, गोडाउन में गुड्स पड़े हैं तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सेल्स हो रही है, सेल्स तो पर डे, पर मंथ, पर टाइम ऐसे चेंज होती रहेगी ना, तो जब हम किसी भी चीज को टाइम वेरिएबल के साथ मेजर करते हैं उसको फ्लो बोला जाता है, ठीक है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है, एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं तो वो स्टॉक वेरिएबल होता है, ठीक है। एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करूंगी तो उसको फ्लो बोलेंगे, ठीक है। स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट और फ्लो हमारा डायनेमिक होता है। इसमें टाइम डायमेंशन नहीं आता, कभी भी मेजर कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें टाइम डायमेंशन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पर आवर, ठीक है, पर मंथ, ठीक है, पर मंथ, राइट, पर ईयर, पर वीक, ये कैसे भी आ सकता है, राइट। अमाउंट ऑफ मनी जो आपकी तिजोरी में पड़ा रहता है उसको स्टॉक बोला जाता है। टैंक के अंदर जो वाटर है वो स्टॉक है, ठीक है। आप कितना खर्चा कर रहे हो, योर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, योर स्पेंडिंग्स, योर सेविंग्स, ये सारी चीजें चेंज होती रहती है ना, तो इसको फ्लो बोलेंगे, ठीक है। वाटर इन रिवर, दिस इज ऑल्सो फ्लो, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक आ गया आपके सामने, इसका नाम है लीकेज एंड इंजेक्शन, ठीक है। सी व्हाट इज लीकेज एंड इंजेक्शन, मैं आपको बताती हूँ। आपको स्टॉक एंड फ्लो सबको समझ आ गया ना, सबको समझ आ गया ना स्टॉक एंड फ्लो, ओके। अब नेक्स्ट ना टॉपिक समझो लीकेज एंड इंजेक्शन। देखो ये मैंने आपको बताया, इधर हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, इधर हमारी फर्म्स है, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है। अब आप समझना इस चीज को, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ये आपस में बेचारे खेल रहे थे, है ना, ये दोनों आपस में बेचारे खेल रहे थे, एक ने पैसा दूसरे को दिया, दूसरे ने पैसा वापस पहले को दिया, इनका आपस में चल रहा था बिल्कुल बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मतलब बहुत खुशी खुशी आपस में ये रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे थे कि मेरा पैसा तू वापस ले ले, तेरा पैसा मैं वापस ले लेता हूँ, तू मुझे गुड्स दे दे, मैं तेरे को सर्विसेज दे देता हूँ, मैं तेरे को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे दूंगा, बहुत मजे से रिंगा रिंगा रोजेस चल रहा था, ठीक है, राइट। अब क्या हुआ बेटा, आप समझना, अब दिक्कत कहाँ आई, ठीक है, दिक्कत कहाँ आई, जब लीकेज एंड इंजेक्शन होने लगे, जब इस सर्कुलर फ्लो में से पैसा निकालने लग गया कोई, ठीक है, तो उसको लीकेज बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने टैक्स का पैसा निकाल लिया, गवर्नमेंट ने टैक्स का पैसा निकाल लिया, 100 रुपए फ्लो हो रहे थे, गवर्नमेंट ने 2 रुपए टैक्स ले लिया, हो गया लीकेज, हो गया, ठीक है। लीकेज हुआ या नहीं हुआ, बताओ, तुम ही बता दो, लीकेज हो गया या नहीं हो गया, लीकेज हुआ ना, राइट। या फिर ये हाउस होल्ड ने कुछ दिमाग लगाया, हाउस होल्ड ने बोला हमको इंडिया का सामान नहीं मांगता है, ठीक है, हम तो बाहर से मंगाएगा, ठीक है। तो इस हाउस होल्ड ने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया कोई गुड्स को, अब इंपोर्ट कर लिया तो पैसा वहां देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इन्होंने बोला कि नहीं अब हम तो सेविंग भी करेंगे, हम तो थोड़ी सेविंग भी करेंगे भाई, तो अगर सेविंग करोगे तो पैसा निकल गया ना,
वो फ्लो में जो 100 रुपए चल रहे थे वो तो निकलते जा रहे हैं ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लीकेज के पॉइंट है, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्या है बेटा, ये लीकेज के पॉइंट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंजेक्शन, अब तुमको नाम से पता पड़ रहा है इंजेक्शन मतलब एडिशन, इंजेक्शन का मतलब क्या है बेटा, एडिशन, ठीक है। इंजेक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, ठीक है, या गवर्नमेंट ने कोई सा भी खर्चा किया तो वो एक्स्ट्रा पैसा इकोनॉमी के अंदर आएगा, ठीक है। या फिर आपने एक्सपोर्ट करके पैसा कमा लिया, आपने एक्सपोर्ट करके पैसा कमा लिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा ना। इसके अलावा जो लोगों ने पैसा बचा के रखा था उसको उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो वो इकोनॉमी में एक तरह से बूस्ट अप साबित होगा। तो ये सारे पॉइंट्स इंजेक्शन के पॉइंट है। एक तरफ हमारे पास है लीकेज और दूसरी तरफ हमारे पास है इंजेक्शंस, ठीक है। ये फ्लो वेरिएबल्स है सारे के सारे, है ना। ये सारे के सारे फ्लो वेरिएबल्स है क्योंकि चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये देखो डिफरेंस क्या है, दीज आर दोज फ्लो वेरिएबल्स विच हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। लीकेज का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, सिंपल सी बात है यार, इसमें थोड़ी सोचने की बात है। लीकेज हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और इनकम जनरेशन, वेयरएज इंजेक्शन अगर होगा तो इंजेक्शन का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो दीज आर दोज फ्लो वेरिएबल विच कॉजेज एन इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ओके। अगर मैं कैश फ्लो की बात कर रही हूं तो कैश फ्लो के अंदर यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, विड्रॉल ऑफ मनी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिक्शन नहीं, एडिशन ऑफ मनी। एग्जाम्पल सेविंग इंपोर्ट टैक्सेस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज लीकेज एंड व्हाट इज इंजेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह से समझोगे, ठीक है। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं पूरे और आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इस पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ और उस ब्लैंक स्लाइड पे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, सॉरी लीकेज ने रियल और नॉमिनल, देखो मैं तुमको बताती हूँ। एक है रियल जीडीपी, ठीक है, एक है हमारा नॉमिनल जीडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से समझना। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर ईयर में आपने 1000 रुपए का जीडीपी हुआ है इकोनॉमी के अंदर। जीडीपी का मतलब प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन। और जीडीपी कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके, जितनी भी प्राइस और जितनी भी क्वांटिटी आपने की, ठीक है। अगर आप जो भी आपका आउटपुट है, ठीक है, रियल जीडीपी बोलता है कि जो भी आपका आउटपुट है अगर आप उसको बेस ईयर की प्राइस पे मेजर करोगे, जो भी आपका आउटपुट है उसको आप अगर बेस ईयर की प्राइस पे मेजर करोगे तो उसको रियल जीडीपी बोला जाएगा। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है पता है, जो भी आपका आउटपुट है अगर आप उसको करंट ईयर की प्राइस पे मेजर करोगे, करंट ईयर की प्राइस पे अगर हम मेजर करेंगे तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोला जाएगा। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है, नॉमिनल करो या करंट, मतलब बेस ईयर पे करो या प्राइस तो प्राइस ही रहती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। देखो, हो सकता है कि आपने पहले भी 1000 यूनिट्स ही बनाए थे, आपने अभी भी 1000 यूनिट्स ही बनाए हैं, ठीक है। ये आपका 2020 का प्रोडक्शन है, ये आपका 2022 का प्रोडक्शन है, ठीक है। बेस ईयर की प्राइस मतलब एक ऐसी प्राइस जो मिनिमम फ्लक्चुएशंस के साथ हुई है। सपोज वो प्राइस है 10, तो आपका जीडीपी कितना आया, 10,000। वही अगर आप करंट ईयर की प्राइस देखोगे तो इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी में, 2020 के बाद 2022 की बात करूं तो मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई, तो ये आपका 12 रुपए की प्राइस हो गई और आपका जीडीपी आ गया 12,000। टेक्निकली क्या जीडीपी इंक्रीज हुआ है? अगर मैं टेक्निकली अपने दिल से पूछूं और अपना दिमाग लगाऊं, यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों लगा के देखूं, तो मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा है कि जीडीपी इंक्रीज हो गया, 10 से 12,000 हो गया, लेकिन टेक्निकली प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं ना। प्रोडक्शन तो पहले भी 1000 ही था और अभी भी 1000 ही है, ठीक है। ये जो जीडीपी आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है ना बेटा, ये किसकी वजह से दिख रहा है बताओ? ये बढ़ा हुआ जीडीपी आपको दिख रहा है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस, क्योंकि प्राइस बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ गई इसीलिए आपको जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। वही अगर मैं बेस ईयर की ही प्राइस लेती, मैं 10 ही लेती यहाँ पे, तो मेरे को क्लियर पिक्चर पता पड़ती कि जीडीपी तो बढ़ा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बेस ईयर की प्राइस लेती तो मुझे क्लियर पिक्चर पता पड़ जाती कि जीडीपी बढ़ा ही नहीं है, राइट। तो रियल और नॉमिनल में यही डिफरेंस है बेटा, है ना। हमारा जो रियल जीडीपी है ना
वो रियल जीडीपी बोलता है आप आउटपुट करंट ईयर का ले लो, ठीक है, लेकिन आप प्राइस हमेशा किसकी लो बेटा, प्राइस हमेशा बेस ईयर की लो, ठीक है। आपने 2020 में 100 यूनिट्स बनाए, आपने 2021 के अंदर 110 यूनिट बनाए, आपने 2022 के अंदर 120 यूनिट बनाए, लेकिन आप हमेशा प्राइस बेस ईयर की लो ताकि आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता पड़ सके कंट्री की कि आपका जीडीपी कितना इंक्रीज हो रहा है। अदरवाइज अगर आप प्राइसेस भी बढ़ाते चलोगे ना तो आपका जीडीपी तो इन्फ्लेटेड ही दिखेगा ना, बढ़ा हुआ ही दिखेगा, चाहे आउटपुट बढ़े ना बढ़े आपका जीडीपी बढ़ा हुआ ही दिखने वाला है फिर तो, राइट। और नॉमिनल जीडीपी क्या बोलता है, नॉमिनल जीडीपी बोलता है कि आप क्वांटिटी भी करंट ईयर की लो और प्राइस भी आप करंट ईयर की लो, ठीक है। उसमें प्राइस जो होती है वो हम किसकी लेते हैं, करंट ईयर की लेते हैं। अब तुम्हें एक दिमाग लगाना बेटा, ठीक है, बहुत इजी सा एक कॉन्सेप्ट है, मैं समझा रही हूँ। रियल जीडीपी कब इंक्रीज होगा, रियल जीडीपी तब इंक्रीज होगा जब आपकी क्या बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होगा जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। वेयर एज नॉमिनल जीडीपी कब इंक्रीज होगा, नॉमिनल जीडीपी अगर आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तब भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगा, अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हो गई तब भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगा। तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो दोनों केसेस में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं विच इज रिलायबल, विच इज एग्जैक्टली जिसको कहते हैं ना विच इज रिलायबल कॉन्सेप्ट, तो भाई रिलायबल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, रिलायबल कॉन्सेप्ट इज हमारा रियल जीडीपी। हाँ देखो ये रहा रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। अब जो मैंने अभी आपको बताया ना वही लैंग्वेज फॉर्म में देखते हैं कि उसको लैंग्वेज फॉर्म में हमको कैसे लिखना है। रियल जीडीपी क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ द करंट आउटपुट एट बेस ईयर प्राइस। जब हम बेस ईयर की प्राइस पे करंट आउटपुट को देखते हैं तो उसको रियल जीडीपी बोला जाता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट करंट ईयर प्राइस, ठीक है। चेंज कब होता है रियल जीडीपी, इट विल इंक्रीज ओनली व्हेन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। ये कब इंक्रीज होगा, जब आउटपुट इंक्रीज होगा। ये कब इंक्रीज होगा बेटा, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस और करंट प्राइसेस इंक्रीजेस, दोनों ही केसेस में इंक्रीज हो जाएगा। रिलायबल कौन सा है, ये मोर रिलायबल है एज कंपेयर टू नॉमिनल, ठीक है। अच्छा इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आपको किस में देखने को मिलेगा, आपको रियल में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें प्राइसेस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे नाम अगर बात करें तो ये हमारा जीडीपी एट करंट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं इसको। ये जो हमारा है ना लॉजिक कॉन्सेप्ट, इसको हम जीडीपी एट, यहां लिख देती हूं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी हो गया। ओके डन। चलो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, व्हाट द टॉपिक इज फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। की फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, देखो दो गुड्स होते हैं, एक होते हैं फाइनल, एक होते हैं इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि सारी प्रोडक्शन क्रॉस करके आगे आ चुके हैं, मतलब रेडी टू यूज गुड्स है। ये फाइनल कंज्यूमर, ये कौन यूज करेगा, फाइनल गुड्स हमारा फाइनल कंज्यूमर यूज करेगा, ठीक है। सो ऑल द गुड्स आर यूज फॉर फाइनल कंजप्शन और फाइनल इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स बोलेंगे। अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ऑल द गुड्स आर यूज ईदर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, या तो फर्दर प्रोडक्शन तक के लिए यूज होंगे या फिर रीसेल इन दी सेम ईयर, ठीक है। ये इंटरमीडिएट गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जिसको हम लोग रीसेल के लिए लेंगे या फिर उसको वापस से प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। और जरूरी नहीं है कि हर इंटरमीडिएट गुड्स, हो सकता है बहुत बार इंटरमीडिएट और फाइनल सेम भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर है, ठीक है, शुगर फाइनल है या इंटरमीडिएट, ये डिपेंड करता है कि उसको यूज कैसे किया जा रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, लेकिन व्हेन वी आर कैटेगराइजिंग इट ना, सो वी हैव टू मेक श्योर कि इसका यूज क्या हो रहा है, ठीक है। कैटेगराइजेशन में यूज देखा जाता है जब हम इसको कैटेगराइज करेंगे। अगर मैं शुगर की बात करी हूं तो शुगर कैन बी बोथ इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल। इफ इट इज यूज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर देन इट इज फाइनल गुड्स, इफ इट इज यूज्ड बाय द
बेकरी ओनर या फिर कोई और रेस्टोरेंट ओनर यूज कर रहा है, तो इस केस में वो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। क्लियर? इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, वेयरएज फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड वेयरएज इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर आगे देखिए प्रोडक्शन प्रोसेस वाला पॉइंट, तो क्या लिखा है देखो, These do not pass through production process। ये जो गुड्स है ये प्रोडक्शन प्रोसेस से पास नहीं होते, ये कंप्लीट बन चुके हैं, अब ये रेडी टू यूज है बाय कंज्यूमर्स। दे पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, इनको या तो रीसेल किया जाएगा या इनको वापस कन्वर्ट करके कुछ और बनाया जाएगा। इंक्लूजन की अगर बात करें, सो दे आर इंक्लूडेड एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इसको हम इंक्लूड करते हैं, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, परचेज ऑफ राइस मिल्क बाय कंज्यूमर्स, परचेज ऑफ मिल्क बाय रेस्टोरेंट्स। ठीक है, रेस्टोरेंट अगर ओनर कोई खरीद रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट है, ये डिपेंड करता है कि वो यूज कब और कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई भी गुड अगर फाइनल है या इंटरमीडिएट है तो ये उसके यूज पे डिपेंड करता है कि हाउ यू आर यूजिंग दैट गुड, राइट? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग फाइनल इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ अब क्वेश्चन है, एक दो एमसीक्यूज के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अमाउंट ऑफ मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अमाउंट ऑफ मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर अमाउंट ऑफ मनी आपकी तिजोरी में पैसा पड़ा है, अमाउंट ऑफ मनी, जस्ट सिंपल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? स्टॉक, फ्लो, लीकेज या नन ऑफ द अबव? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। अमाउंट ऑफ मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक, फ्लो, लीकेज या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सिंपली हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुमको आता है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। जो भी बच्चे यहाँ पे मुझे देख रहे हैं ना, फटाफट से यहाँ पे मुझे आंसर दे देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा है स्टॉक। ठीक है, आंसर हमारा क्या है? स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ रिलायबल इंडेक्स। ठीक है, विच इज नॉट अ रिलायबल इंडेक्स, विच इज नॉट अ रिलायबल इंडेक्स, बताओ, विच इज नॉट अ रिलायबल इंडेक्स? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, फैक्टर इनकम या नन ऑफ दी अबव? बहुत इजी से, नॉट अ रिलायबल है भाई, नॉट रिलायबल पूछा है तो नॉमिनल आएगा ना, क्योंकि नॉमिनल में तो प्राइस बढ़ने से भी आ जाता है इम्पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सोचो, दिमाग लगाओ, डैश इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। Dash is the money value of all the final goods and services produced by the resident of the country। बताओ, तो सिंपल है, रेसिडेंट बोल दिया ना बेटा, रेसिडेंट बोल दिया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? रेसिडेंट बोल दिया मतलब आंसर नेशनल इनकम हो जाएगा। क्लियर? तो नेशनल इनकम इज द करेक्ट आंसर। डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड, किसमें आप डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करते हो, ग्रॉस या नेट? किसमें आप डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करते हो, ग्रॉस में या नेट में? बताओ, डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड इन केस ऑफ ग्रॉस और नेट? बताओ, डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड इन केस ऑफ ग्रॉस और नेट? डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड इन केस ऑफ ग्रॉस और नेट। ओके, बेसिकली एक्सक्लूजन पूछा है ना, तो एक्सक्लूडेड किस में होता है बेटा? नेट में। जब हम नेट निकालते हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन हम लोग क्या कर लेते हैं? एक्सक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास अब आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ भाई एक सेकेंड रुको, मैं अब तुमको कुछ समझाती हूँ, अब आपको कुछ समझाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो आपको समझना है मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। देखो बच्चा, नेशनल इनकम ना कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के देयर आर 3 मेथड्स, राइट? वन इज इनकम मेथड, सेकेंड इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, एंड थर्ड इज वैल्यू एडेड मेथड। मैं अभी इनकी डिटेलिंग में नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, तो मैं फॉर्मूले वगैरह नहीं डिस्कस करूंगी, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, नेशनल इनकम जो है
नेशनल इनकम के अंदर हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास है इनकम मेथड, ठीक है, फिर हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड और फिर हमारे पास है वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड जो होता है ना बेटा, इनकम मेथड आपको क्या बताता है? इनकम मेथड बोलता है कि जितनी भी इनकम्स है, लोग कहां कहां से पैसा कमा रहे हैं ना, वो सारा का सारा पैसा तुम लोग काउंट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि लोग जहां जहां खर्चा कर रहे हैं, जिस जिस जगह पे भी खर्चा कर रहे हैं, वो सारे खर्चे काउंट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और वैल्यू एडेड मेथड बोलता है कि जहां जहां प्रोडक्शन हो रहा है, लोग जहां पे भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सारा प्रोडक्शन काउंट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये तो हम कर ले, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो बेटा, अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको तीनों मेथड के स्टेप्स याद होने चाहिए, वो आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो आप अपने आप उसको लैंग्वेज में लिख लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं अभी, ठीक है। दूसरा, आपको प्रिकॉशंस याद होने चाहिए, ठीक है। तीनों मेथड के अपने प्रिकॉशंस हैं, मतलब अगर मैं इनकम मेथड से इनकम कैलकुलेट कर रही हूं तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो मुझे इनकम मेथड के प्रिकॉशंस में देखना है। तो हम तीनों ही मेथड, हमारा जो इनकम मेथड है, हमारा जो दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है, और तीसरा हमारा वैल्यू एडेड मेथड है, हमको तीनों ही मेथड के प्रिकॉशंस देखने हैं। ऑल्दो प्रिकॉशंस का डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, लेकिन वो बेटा इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले क्वेश्चन ध्यान है ना तुम लोगों को, ठीक है। इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले क्वेश्चन ध्यान है ना आप लोगों को, वो इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले क्वेश्चन आपके आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो आपको जब प्रिकॉशंस पता होंगे ना, तभी आप पता लगा पाओगे कि इंक्लूड करना है या नहीं, अदरवाइज नहीं। तो पहला प्रिकॉशन, ठीक है, पहला प्रिकॉशन इनकम मेथड का, ठीक है। इनकम मेथड का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रिकॉशंस पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रिकॉशन इनकम मेथड का आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोल रहा है पहला मेथड इनकम मेथड का? देखो, पहला प्रिकॉशन बोल रहा है ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। भाई बैठे बिठाए जो इनकम मिल गई है, ठीक है, जो फ्री फोकट की इनकम मिल गई, जिसके बदले में तुमने कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ वो इनकम तुमको मिल गई है, तुमने कुछ काम नहीं किया उसके लिए, उसको बोला जाता है ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, चैरिटी हो गई, ग्रांट्स हो गई, ये सब चीजें हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तुम एक चीज इस पे समझना, जब एक फॉर एग्जांपल मेरी एक कार है जो मैंने खरीदी थी, ठीक है, अब वो कार जो है वो मैंने बेच दी, उससे मुझे मिल गए 2 लाख रुपए। वो कार मैंने खरीदी थी सपोज 10 लाख की, और 10 लाख की कार मैंने 4 साल 5 साल बाद बेच के मुझे 3-4 लाख जितने भी मिले, तो ये जो अमाउंट मुझे मिला है ना, दिस इज नॉट इनकम, ये इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। वो कार की वैल्यू 10 लाख जब इनकम हुई थी ना, तब हमने उसको इंक्लूड कर लिया था उस पर्टिकुलर ईयर में, जब वो फर्स्ट टाइम सेल हुई थी। अब वो सेकंड टाइम सेल हो रही है, तो सेकंड टाइम सेल अगर मैं इंक्लूड करूंगी तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी सेम कार की। तो मुझे एक तो वैसे भी सेकंड हैंड गुड्स की प्राइस इंक्लूड होती ही नहीं है नेशनल इनकम में, चाहे आप उसको प्रॉफिट पे भी बेचोगे तभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो चाहे लॉस खा के बेचो, चाहे प्रॉफिट खा के बेचो, सेकंड हैंड गुड्स आपके इंक्लूड नहीं होते। लेकिन अब समझना, तुमने बहुत सारे मीडिएटर्स देखे होंगे, जैसे कार बाजार हो गया, cardekho.com हो गया। व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, these people are just selling the product and charging their commission, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मीडिएटर्स हैं, इनका काम ही यही है कि एक पुरानी लो, दूसरी नहीं, मतलब दूसरे को बेचो पुरानी लेके, और बीच में अपना कमीशन चार्ज करो। तो कमीशन जो है ना बेटा, जो फीस ये लोग चार्ज करे, जो कमीशन ये लोग चार्ज करे, that is included in national income because it is their economic activity। वो तो सर्विसेज देके काम करे ना, जो कमीशन उन्होंने कमाया है वो कमीशन उन्होंने अपनी सर्विसेज देके कमाया है। so their commission is economic activity, whatever they are earning ना, वो economic activity है। आई बात समझ में? तो कमीशन is included, value of sale of second hand goods is not included, but if you are paying commission, that commission is going to be included because that commission is a फैक्टर इनकम। आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोकरेज पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। देखो, जब भी हम कोई शेयर एंड बॉन्ड्स को शेयर मार्केट में खरीदते हैं तो भाई वो सेकेंड हैंड शेयर्स हैं, मतलब वो पहले जब कंपनी ने इशू किए थे तब वो इंक्लूड हो चुके हैं। अब तुम उसकी डीलिंग कर रहे हो, मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है, तुम बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, दैट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही उसके अंदर,
हो रही है क्या कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी? नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर, सिंपली ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। तो शेयर्स और बॉन्ड्स वैसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, तो सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड शेयर्स इंक्लूड नहीं होते। लेकिन एक एजेंट है, वो आपसे कमीशन चार्ज कर रहा है आपके हर ट्रांजेक्शन पे, तो वो अपनी सर्विसेज का पैसा चार्ज कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है बेटा? सर्विसेज का पैसा चार्ज कर रहा है। तो जो ब्रोकरेज उसने अर्न किया है दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड, ठीक है, जो फीस उस ब्रोकर ने चार्ज की है वो फीस यू आर गोइंग टू इंक्लूड, बाकी चीजें इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन वो ब्रोकर की फीस तो आपको इंक्लूड करनी ही पड़ेगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारा है कैपिटल गेन। व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन का मतलब होता है जब हम, ठीक है, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी प्रोडक्ट को बेच के एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएं, जैसे हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचा, या हमने कुछ, जैसे एग्जांपल मैंने कार बेची, तो 10 लाख की कार मैंने 11 लाख में बेची, तो मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको क्या बोला था कि सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होते, तो उसके ऊपर कमाया हुआ पैसा भी इंक्लूड नहीं होगा। तो कैपिटल गेन जो होता है, जो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की सेल से, लैंड, बिल्डिंग, हाउस, इसकी सेल से अगर आपको मिल रहा है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड। वैल्यू ऑफ सच असेट्स, सेकेंड हैंड गुड्स के जो असेट्स जो भी होती है उसकी वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल गेन मतलब जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको फिक्स्ड एसेट्स की सेल पे हुआ है वो नहीं आप काउंट करोगे। इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन, बेटा विंडफॉल गेन का मतलब क्या होता है पता? विंडफॉल गेन का मतलब होता है लॉटरी, ठीक है। विंडफॉल गेन का मतलब क्या होता है? विंडफॉल गेन का मतलब होता है लॉटरी लग जाना। अब लॉटरी में क्या आपने कुछ किया? क्या कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज हुई? क्या कुछ ऐसा हुआ? नहीं। तो इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन, जैसे लॉटरी हो गया या फिर कुछ ऐसी दूसरी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो गई, सो इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, वो भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। सो एनी इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन विल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर नेशनल इनकम। क्यों नहीं इंक्लूड होगी? बिकॉज वो बैठे बिठाए फ्री फोकट की इनकम है, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट वाले पे आ जाती हूँ, क्वेश्चंस हम लोग बाद में भी कर सकते हैं ना। एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, अभी तक हमने इनकम मेथड के प्रिकॉशंस देखे। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज? नेक्स्ट इज आपका एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशन। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? देखो समझो, एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है खर्चा काउंट करना, ठीक है। जब हम खर्चे को काउंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम सारे खर्चे काउंट करते हैं। अब यहाँ पे भी हमको प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पर भी है जो हम लोगों को देखनी है। सबसे पहली प्रिकॉशन, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। अगर आप फाइनल गुड्स को बनाने के लिए कोई इंटरमीडिएट खर्चा कर रहे हो, ठीक है, कोई भी फाइनल गुड्स को बनाने के लिए अगर कोई इंटरमीडिएट खर्चा किया जा रहा है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। आप स्कूल, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, वो पढ़ाने के लिए चॉक डस्टर का यूज कर रहा है, अल्टीमेट क्या है? सर्विसेज। चॉक डस्टर इज इंटरमीडिएट, ये चॉक डस्टर नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। एक प्रोड्यूसर है, रेस्टोरेंट ओनर है, वो शेक्स बनाता है, वो शेक बनाने के लिए शुगर का यूज कर रहा है, मिल्क का यूज कर रहा है, तो मिल्क और शुगर पे जो उसने खर्चा किया वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। सो एवरी इंटरमीडिएट गुड जो आप, जिसकी आप यहाँ बात कर रहे हो, वो इंक्लूड नहीं होने वाला है। क्लियर बच्चा पार्टी? सेकेंड हैंड गुड्स की अगर हम बात करें तो सेकेंड हैंड गुड्स तो आपको पता ही है। सेकेंड हैंड गुड्स मैंने अभी आपको उसमें भी बताया था कि सेकेंड हैंड गुड्स पे अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो वो हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। सो सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है। इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा खर्चा जो रियलिटी में हुआ नहीं है, एक्चुअल में हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी काउंटिंग होती है। तुम अकाउंट्स पढ़ते हो, तुमको पता होना चाहिए अकाउंट्स में भी बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। डेप्रिसिएशन इज द बेस्ट एग्जांपल। एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कुछ हुआ है क्या? मतलब तुम्हारा कुछ पैसा गया है क्या? नहीं ना, फिर भी हम काउंट करते हैं, वैल्यूज की पूरी अकाउंटिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, चार्ज भी करते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रोविजंस भी बनाते हैं। तो ये सब क्या है? दिस इज इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर, ओके। ऐसा खर्चा जो रियलिटी में हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल यू हैव टू कैलकुलेट इट एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो नेशनल इनकम में काउंट हो रहा है। ऐसे सारे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खुद के लिए गुड्स बनाए, मैं एक सेलर हूं, ठीक है, उस सेलर ने कुछ गुड्स खुद के लिए भी बनाए, तो भाई प्रोडक्शन तो हुआ है ना, तुमने उस गुड्स को खुद यूज कर लिया,
लेकिन प्रोडक्शन तो तुमने किया था ना, तो उसको इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर मान के नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। उसको सेल्स, तुम अकाउंटिंग भी करते हो ना, तो अगर कोई ओनर अपने घर पे सामान ले आता है तो बुक्स जो अकाउंट्स होती है फर्म के अकाउंट्स में, उसको कहाँ शो करते हैं? सेल्स में शो करते हैं। याद है ना, हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसको कहाँ शो करते हैं? सेल्स में शो करते हैं ना। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर। इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर जो होगा वो इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट। कोई भी खर्चा गिफ्ट एंड ग्रांट देने में किया है या किसी भी तरीके का अगर ट्रांसफर पेमेंट है, सो दैट इज एक्सक्लूडेड। उसको आप एक्सक्लूड करोगे, उसको काउंट नहीं करोगे। ठीक है, फाइनल गुड्स की अगर हम बात करें, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं बेटा? वो गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर यूज करता है, इसको तो काउंट करेंगे ना। इंटरमीडिएट इज नॉट इंक्लूडेड, पर फाइनल तो इंक्लूड करना ही है ना। Final goods we are going to include, intermediate goods we don't include, but final we have to include. ठीक है, फिर हमारे पास है शेयर्स एंड बॉन्ड्स। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी खर्चा अगर हम शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड, बिकॉज शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही उसके अंदर। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू एडेड मेथड। देखो बेटा, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है ना, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हमारे पास कुछ चीजें हैं। जैसे यहाँ पे हम प्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली वैल्यू एडेड मेथड इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन, कि जब हम प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करते हैं तो उसको हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, है ना। इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। वैल्यू एडेड मेथड बोलता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना, तो वो प्रोडक्शन तभी काउंट करो जब वो फाइनल कंज्यूमर यूज कर रहा है। मैंने शुगर बनाई, लेकिन वो शुगर फाइनल कंज्यूमर नहीं यूज कर रहा, वो रेस्टोरेंट ओनर यूज कर रहा है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? हम उसको नहीं काउंट करेंगे। तो प्रोडक्शन मेथड बोलता है कि यू शुड इंक्लूड ओनली एंड ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू। इंटरमीडिएट गुड्स, ये आएगा अभी आगे, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करने हैं। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। क्या है पॉइंट? इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देखो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स का एग्जांपल देती हूँ मैं तुमको। मेरी एक शॉप है, ठीक है, उस शॉप से मैं कुछ घर पे उठा के ले आई, ठीक है, मेरे घर के लिए यूज के लिए ले आई, तो वो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स तो कैलकुलेट करना इजी है ना, कि वो जो प्रोडक्ट है वो मुझे 10 रुपीज का पड़ा है, तो वो 10 रुपीज उसकी वैल्यू है, वो काउंट होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सैलून है, मेरा कोई रिलेटिव आया, मैंने उसका हेयर कट कर दिया। अब यार उस सर्विसेज के मैं क्या पैसे चार्ज करूं? वो सर्विस के पैसे चार्ज करना, काउंट करना थोड़ी इंक्लूड नहीं कर सकते ना, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। मैं मेरी ही शॉप पे काम कर रही हूँ, तो क्या मैं मेरी खुद की सैलरी काउंट करूंगी उधर? नहीं करूंगी ना, मैं खुद की सैलरी थोड़ी काउंट करूंगी। तो यहाँ पे इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड, बट the imputed value of production of services for self consumption is not included. अगर गुड्स है तो मैं उसको इंक्लूड करूंगी, लेकिन अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज की वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। सर्विसेज की वैल्यू आप इंक्लूड नहीं कर सकते और ना ही करोगे। डन? सेकेंड हैंड गुड्स अभी डिस्कशन हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। हम सेकेंड हैंड गुड्स को हमारी कैलकुलेशन, हमारी काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इनकी सेल हुई है हम उसको तभी इंक्लूड कर चुके हैं। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम इसकी सेल हुई थी हम इसको तभी इंक्लूड कर चुके थे, तो हम अभी इसको काउंटिंग नहीं करेंगे। इंप्यूटेड रेंट क्या होता है बेटा, समझना। जब एक ओनर अपने खुद का जो घर है या हाउस है उसको यूज कर रहा है, तो उसको जब भी वो किसी भी पर्पस के लिए यूज करेगा तो उसका ना रेंट जो होता है वो उसको काउंट करना है। ठीक है, खुद के ओनर ऑक्यूपाइड हाउस का रेंट उसको काउंट करना है, उसकी रेंटल वैल्यू को काउंट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ दैट हाउस विल बी काउंटेड, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, उसको हम जरूर 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 काउंट करेंगे। ओके, कमीशन एंड ब्रोकरेज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कमीशन एंड ब्रोकरेज बेटा। ठीक है, कमीशन एंड ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर कोई भी एजेंट अपना कमीशन चार्ज कर रहा है या कोई ब्रोकर अपना कमीशन चार्ज कर रहा है, तो वो अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए कर रहा है, वो अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए कर रहा है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये। ठीक है, तो वो तो प्रोडक्टिव सर्विस है ना, तो कमीशन और ब्रोकरेज जो है वो क्या करना है आपको? वो आपको इंक्लूड करना है। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड होगा, अब तुमको खुद की कोई पता लग जाना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई फाइनल गुड्स तो इंक्लूड होगा, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स अगर है तो वो इंक्लूड
नहीं होगा। सो इंटरमीडिएट गुड इज नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ओके, चलो अब आगे बढ़ते, पहले टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चंस मैं आपको बाद में भी कराती रहूंगी, ठीक है ना। पहले एक बार हम लोग टॉपिक कर लेते हैं। देखो अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्या है प्रॉब्लम? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, राइट। डबल काउंटिंग क्या होता है? जब हम एक ही चीज की वैल्यू को मोर देन वंस या ट्वाइस या थ्राइस काउंट कर लेते हैं, मोर देन वंस बोल देते हैं ना इसको, कि एक से ज्यादा बार जब एक वैल्यू काउंट हो जाती है, एक गुड्स की वैल्यू काउंट हो जाती है, तो उसको डबल काउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ इसका? काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट मोर देन वंस इज द मेजरमेंट इन द मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है, मैं आपको समझाती हूँ इसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं यहाँ पे स्लाइड ब्लैंक वाली, ताकि आपको इजीली समझा सके हम। देखो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है, एक फार्मर है, ठीक है, उस फार्मर ने इनपुट यूज किए सीड्स, ठीक है, तो इनपुट का प्राइस उसने कुछ नहीं दिया, 0 इनपुट था, और आउटपुट जो उसका प्रोडक्शन था ना वो था 200 रुपए का, ठीक है। ये जो 200 रुपए था ना, ये इसने फ्लोर मिल ओनर जो होता है ना, ये वीट था, वीट प्रोड्यूस करके दिया, तो फ्लोर मिल ओनर जो था उसको इसने 200 रुपए का गेहूं बेच दिया, और उसको आटे में कन्वर्ट किया हमारे फ्लोर मिल ओनर ने, और इसको आटे में कन्वर्ट करके 300 रुपए का सेल कर दिया, ठीक है। फिर अब ये आटा जो है ना, ये हमारा एक बेकरी वाला था, उसको आटे की जरूरत थी, उसने आटा खरीदा 300 रुपए में, और उसने उसके बिस्किट्स वगैरह बनाए, और उसको उसने 500 में सेल कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन सबके आउटपुट को काउंट कर लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं इन सबके आउटपुट को काउंट कर लेती हूँ, तो ये मेरा हो रहा है 1000 रुपीज, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया बेटा? 1000 रुपीज। इस पूरे में वीट कितनी बार काउंट किया? वीट यहाँ पे काउंट हुआ है, वीट की वैल्यू यहां पर भी थी तो यहां पर भी काउंट हुआ है, और वीट की वैल्यू इधर भी 300 के अंदर वीट था, तो वीट की वैल्यू यहां पे भी आई, ठीक है। आटा मतलब फ्लोर की वैल्यू कितनी बार काउंट हुई? फ्लोर की वैल्यू एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। मतलब मैंने क्या देखा, मैंने वीट को कितनी बार इंक्लूड किया? थ्राइस। और मैंने फ्लोर को कितनी बार इंक्लूड किया? ट्वाइस। ये डबल काउंटिंग नहीं है? तुमको नहीं लगता यहाँ पे डबल काउंटिंग हो गई है? डबल नहीं ट्रिपल भी हुई है ना, डबल छोड़ो ट्रिपल भी हुई है यहाँ पे काउंटिंग। तो फिर इस प्रॉब्लम का छुटकारा कैसे मिलेगा, मतलब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में? देखो दो सॉल्यूशन है, ठीक है, आपके पास दो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के। व्हाट आर दोस टू सॉल्यूशंस? ठीक है, पहला सॉल्यूशन इज आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट करो, ठीक है। ये जो फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, ये एज ए इंटरमीडिएट किसी और ने यूज किया, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, आप इसको मत काउंट करो। ये 300 रुपए का फ्लोर अगेन किसी दूसरे ने एज ए इनपुट यूज किया है, ये भी इंटरमीडिएट गुड्स है, इसको भी मत काउंट करो, ठीक है। अल्टीमेटली ये फाइनल गुड्स है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट कर लो, मतलब ₹500 काउंट कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, हमको कैसे पता कि वो गुड्स कौन कहाँ कैसे यूज कर रहा है? सिंपल सी बात है ना, हमको थोड़ी पता है कि वो कहाँ कैसे यूज करने वाला है उस गुड्स को, हम कैसे पता लगाएंगे? तो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड भी है, आप वैल्यू एडेड निकाल लो, ठीक है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? आउटपुट माइनस इनपुट। 200 में से 0 गए, इसने 200 रुपए का एडिशन किया है। इसने इकोनॉमी में कितना एडिशन किया? 300 रुपए का आउटपुट था, 200 रुपए का इनपुट था, तो ये माइनस करके यहाँ पे आ गया हमारा 100। 500 में से 300 तो आ गया 200, ठीक है, बचा कितना? 500। तो ये भी तो ये सेम ही आया ना, सेम ही आया। तो दूसरा क्या है, आप वैल्यू एडिशन करके भी देख सकते हो। आप वैल्यू एडिशन मेथड का भी अगर यूज करोगे तो भी आपकी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो भी आपकी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी, सिंपल। आई बात समझ में सब लोगों को? तो ये हमारा क्या हो गया, डबल काउंटिंग वाला जो था मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो अब है ना, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कन्वर्जन कैसे करें। अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल रियल दे दिया, ठीक है, तो नॉमिनल कैसे निकाले, ये सैंपल पेपर में भी आया है, ठीक है, या नॉमिनल दे दिया तो सैंपल कैसे, ये रियल कैसे निकाले, राइट। तो अब इसके लिए हमको क्या करना है ना, लेट मी टेल यू कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखो रियल और नॉमिनल, रियल आपका बेस ईयर है, ठीक है, नॉमिनल आपका करंट ईयर है। आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा है, आपको 11th में इंडेक्स नंबर पढ़ाया था, ठीक है।
तो इंडेक्स नंबर क्या बोलता था, जीडीपी डिफ्लेटर। इंडेक्स नंबर को यहाँ में जीडीपी डिफ्लेटर बोलती हूँ बेटा, ठीक है। इसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ये क्या बोलता है, इंडेक्स नंबर क्या बोलता है, रियल अपॉन नॉमिनल इनटू 100, ठीक है। रियल अपॉन नॉमिनल इनटू 100, याद है हम लोगों ने देखा था, मैंने उल्टा लिख दिया है, एक सेकेंड। ठीक है, नॉमिनल अपॉन रियल P1 अपॉन P0 होता था ना, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, बस सिंपल इतना ही है। उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर लो। अब अगर आपको नॉमिनल दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, रियल दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, माइनस मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपको रियल जीडीपी निकालना है, तो रियल जीडीपी कैसे निकालोगे, इसको यहां ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो नॉमिनल अपॉन करंट ईयर इंडेक्स इंटू 100, ठीक है। नॉमिनल निकालना है तो कैसे निकालोगे, इस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, रियल को इंटू 100 कर दोगे, बस हो गया। सिंपल वैल्यू ट्रांसफर करनी है और आपका कन्वर्जन हो गया, कुछ नहीं करना इसके अलावा, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर मैंने आपको अभी भी बताया कि नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। सिंपल, ऐसे करके आप निकाल सकते हो नॉमिनल अपॉन रियल करके, ठीक है। चलो, अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। इस टॉपिक का मतलब समझो पहले, ठीक है। जीडीपी और वेलफेयर के बीच में क्या लिंक है, मतलब क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि जीडीपी अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वेलफेयर भी इंक्रीज होगा? क्या आप ऐसा शॉर्ट बोल सकते हो कि यस, इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग देन वेलफेयर विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ वेलफेयर इज इंक्रीजिंग देन जीडीपी विल आल्सो इंक्रीज? आर यू श्योर कि अगर आप ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कुछ पॉइंट्स है जो इसको प्रूव करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखो बेटा, जीडीपी मतलब जीडीपी इंक्रीज होना मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज होना, ठीक है। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है वो सारा का सारा रिच ने इंक्रीज किया हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सारा सारा टाटा अंबानी जी ले जा रहे हो सारा पैसा। तो इफ द इनकम विद इन द कंट्री इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ही प्रॉपर नहीं है, तो कौन सा वेलफेयर हुआ फिर? वेलफेयर तो हुआ ही नहीं ना आपका, वेलफेयर तो वही का वही है, कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है वेलफेयर में, बस जीडीपी इंक्रीज हुआ है क्योंकि रिच पीपल आर अर्निंग मोर, सिंपल, राइट। नेक्स्ट है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। भाई जीडीपी तो कुछ किसी भी चीज के प्रोडक्शन से बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन आपने ड्रग्स का किया हो, ठीक है, आपने सिगरेट्स का प्रोडक्शन किया हो, आपने इसके अंदर वॉर इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन किया हो, तो इस प्रोडक्शन में इस जीडीपी का कॉम्पोजिशन भी तो देखो कि जीडीपी किसके प्रोडक्शन से इंक्रीज हुआ है। अगर ये जीडीपी जो है वो गन्स, इक्विपमेंट, लिकर्स, इन सब से इंक्रीज हुआ है, फिर कौन सा वेलफेयर इंक्रीज हो गया कंट्री का? कोई वेलफेयर इंक्रीज नहीं हुआ है फिर उस केस में, ठीक है। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, देखो कोई भी चीज हो अगर वो प्रोडक्शन हो रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट आ रहा है ना। जितनी इंडस्ट्रीज है वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज बताओ मुझे डिग्रेड कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है ना। तो हमेशा प्रोडक्शन या तो अर्बनाइजेशन से होगा या इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों ही वेलफेयर के अगेंस्ट चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नलिटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है, आपके आसपास का एनवायरमेंट, राइट, एक्सटर्नल थिंग्स जिस पे आप इंपैक्ट करते हो और वो आपको इंपैक्ट करती है। आपका इंपैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका इंपैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि आप उनका वेलफेयर में और प्रमोशन कर रहे हो सकता है कि आप उनका वेलफेयर खराब कर रहे हो, ठीक है। तो एक्सटर्नलिटीज का मतलब वो बेनिफिट्स जो फर्म दे रही है सोसाइटी को विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री फोकट के बेनिफिट दे रहे हो, या वो हार्म जो आप सोसाइटी को पहुंचा रहे हो जिसकी भी कोई अकाउंटिंग नहीं हो रही है। तो एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स अ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉजेज टू अनदर विदाउट एनी प्राइस, और इट कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज अ बैड इंपैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट एनी पेनल्टी। आपने कुछ अच्छा किया उसका भी आपको कुछ नहीं मिला, आपने कुछ बुरा किया उसकी भी कोई पेनल्टी आपको नहीं मिली। दीज आर एक्सटर्नलिटीज। ये दो तरह की हो सकती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। आपने गार्डन बनाया, आपने वेलफेयर अच्छा किया, आपने चाइल्ड लेबर स्टॉप किया, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, तो इससे आप वेलफेयर इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन क्या इसकी अकाउंटिंग जीडीपी में होगी? क्या इसको जीडीपी में काउंट करेंगे? नहीं, मतलब जीडीपी तो आपके वेलफेयर को देख ही नहीं रहा, जीडीपी ने तो आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया।
तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में जीडीपी विल अंडर एस्टिमेट द एक्चुअल वेलफेयर, रियल वेलफेयर ज्यादा है लेकिन जीडीपी उस वेलफेयर को काउंट ही नहीं कर रहा, ठीक है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है कि आपने हार्म पहुंचाया, आपने पोल्यूशन किया, आपने कुछ गलत किया, तो इन दैट केस यहाँ पे जीडीपी क्या कर रहा है, जीडीपी नेग्लेक्ट कर रहा है उन सारे हार्म्स को, जीडीपी विल नेग्लेक्ट ऑल दी हार्म्स, ठीक है। चलो लास्ट टू टॉपिक्स बचे हैं आप लोगों के पास। व्हाट आर दोज लास्ट टू टॉपिक्स? पहला है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट और दूसरा है आपका नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट। ये लास्ट टू टॉपिक्स है, उसके बाद आपका इस चैप्टर का थियरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और न्यूमेरिकल का वी आर गोइंग टू हैव वन मोर मैराथन, ठीक है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब मेरी कंट्री की बाउंड्री, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको मैं डोमेस्टिक टेरिटरी बोलूंगी, ठीक है। अब इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? देखो डोमेस्टिक टेरिटरी सिंपल सी बोलती है बात, ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स, कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली एंड इंक्लूड्स। क्या क्या इंक्लूड होता है समझो, तुम्हारी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री इंक्लूडिंग योर वाटर एंड एयर स्पेस, जो ये हमारे एरोप्लेन वगैरह चलते हैं अगर वो इंडिया के ओनर ने ओन कर रखे हैं, अगर वो इंडियन कंट्री से चल रहे हैं तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में माने जाएंगे, ठीक है। शिप्स एयरक्राफ्ट अगर हैं तो अगर हम ओन कर रहे हैं तो वो हमारे ही माने जाएंगे, यहां से जा रहे हैं तो यहीं के माने जाएंगे, ठीक है। फिशिंग व्हीसल्स हो गए या ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गए, जो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज होती है उस पे किसी का राइट नहीं होता है, ठीक है। अगर उस इंटरनेशनल वाटर बॉडीज पे मैंने कुछ लगाया है, ठीक है, तो वो मेरा मान लिया जाएगा, वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है एम्बेसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया की कोई एम्बेसी बाहर कहीं किसी भी देश में है, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे न्यूजीलैंड में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे जापान में, वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, ठीक है। तो एम्बेसीज का केस आप ध्यान रखना, एम्बेसीज और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो होते हैं या मिलिट्री बेसिस जो होते हैं, ये कहीं पर भी हो, ठीक है, किसी भी कंट्री में हो, ये मेरे माने जाएंगे एज इफ कि ये इंडिया के ही हैं, इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में है। उसी तरह से बाहर की कंट्री का कोई भी एम्बेसी अगर इंडिया में है, ऑल्दो वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर है, देन ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट। वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर है ना, फिर भी हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो जो भी एम्बेसीज है, जो भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, नो मैटर वेयर दे आर वर्किंग, ठीक है, वेयर दे आर सिचुएटेड, लेकिन अगर वो हमारी बाउंड्री के अंदर है तो इस केस में बाहर वालों को एक्सक्लूड, और हमारा कहीं पर भी हो किसी भी कंट्री में तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। भाई रेसिडेंट ऑफ द कंट्री का मतलब क्या होता है? रेसिडेंट का मतलब होता है एक पर्सन और इंस्टीट्यूशन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस कंट्री में हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंट एंड सिटीजन। सिटीजनशिप आपको मिलती है जहां आपका बर्थ हुआ होता है, अगर आपका बर्थ किसी कंट्री में हुआ है तो आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। रेसिडेंटशिप आप जहां पे काम कर रहे हो, जहां पे आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, मतलब पैसा कमाने के मकसद से आप उस कंट्री के अंदर आए हो और कमा रहे हो वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से ज्यादा रहकर, तो उस केस में आप वहां पे इंक्लूड आप उस कंट्री में इंक्लूड करे जाओगे, ठीक है। सो रेसिडेंट वेदर अ पर्सन or an institution is one whose center of economic interest lies in that economic territory of the country in which he or she lives. For example, मैं जापान में जाके बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं जापान की रेसिडेंट बन जाऊंगी एक टाइम फ्रेम के बाद, ठीक है। देखो रेसिडेंट में कुछ चीजें यहाँ पे हो जाती है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेजर है। रेसिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ पर्सन। ऑर्डिनरी मतलब जनरली कट ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर जो है वो हम देखते हैं, अगर 1 ईयर का कट ऑफ पीरियड है तो वो उस पर्सन को हम हमारी कंट्री के अंदर मान लेंगे कि हमारा रेसिडेंट है। 1 साल से ज्यादा रह लिया मतलब हमारा मान लेंगे, ठीक है। सो दिस वाज एग्जैक्टली होल चैप्टर जो मैंने आपको आज समझा दिया है। आई होप इट वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप इट वाज मतलब दिस क्लास वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप इट इज ठीक है, it was right। चलिए, so it's time to end this class। This is your educator Deepika ma'am over here। I'm a CS। I've also completed MBA, MCOM and MA in economics। I had AIR in CS final। I'm a gold medalist in commerce stream, having 9+ years of teaching experience।
इफ यू हैवंट फॉलोड माय अनअकैडमी प्रोफाइल, तो इस प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट आर द बेनिफिट्स कि आप इसको क्यों फॉलो करोगे? बेसिकली इस प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद आपको सारी स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो इफ यू विल फॉलो दिस प्रोफाइल ना, तो आपको नोटिफिकेशन एंड ऑल मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यही है वो टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको सारे नोट्स पीडीएफ भी मिलेंगे, साथ में आपको क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स, लिंक्स, सब चीजें मिल जाएंगी। अनअकैडमी ऑफर्स यू 2 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, वन इज प्लस एंड अनदर इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, वीकली टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आइकॉनिक में यू विल गेट पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल अंडर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्लस का प्राइस आपका है 6 मंथ का 1500 पर मंथ। कोड लगाओगे ना DEEPI, यू विल गेट 10% ऑफ। आइकॉनिक में 3 मंथ का 3600 पर मंथ है एंड यू विल गेट 10% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इफ यू आर गोइंग टू यूज द कोड DEEPI। और अभी एक ऑफर चल रहा है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का ही टाइम फ्रेम चल रहा है, तो अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कॉस्टिंग पड़ेगी 6750। इसमें भी अगर आपके कुछ कॉइन्स वगैरह हैं तो वो भी लेस हो जाएंगे, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 6000 का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा, साथ में 1 मंथ पूरा फ्री भी मिल जाएगा, मतलब 1 मंथ फ्री भी मिल रहा है। सिंपली यू हैव टू यूज द कोड DEEPI, बस और कुछ नहीं। ओके, एक मेगा ऑफर है आप लोगों के लिए, 12 मंथ के सारे सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ्स आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। एग्जीक्यूटिव या काउंसलर से बात करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कोड DEEPI आप यूज कर सकते हैं। ओपन हाउस अनाउंसमेंट जो होते हैं, ओपन हाउस सेशंस जो होते हैं हमारे, उसमें आप 1-to-1 हमसे बात कर सकते हैं। ओपन हाउस सेशंस आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, सो यू शुड एंड यू मस्ट अटेंड दोस सेशंस। आज भी हमारा होगा। आई विल शेयर द लिंक इन द टेलीग्राम चैनल, गो एंड join the channel. Unacademy Prodigy is a scholarship test for all the candidates from 7th to 12th, ठीक है, and the prizes are up to 10 crores। बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं ना प्राइजेस वगैरह बहुत अमेजिंग से हैं। फर्स्ट रैंक से लेके 500 रैंक तक आपको बहुत अच्छे प्राइजेस मिल रहे हैं। Term 2 के बैचेस we have already launched for 11th and 12th and crash course batch is soon going to be launched. So I would request all of you कि जल्दी जाके इसको join कर लीजिए, so that you will be able to get the benefit of this. Free special classes are really very special and you will get all the benefits of interacting with the teacher. Doubts में आप डाउट से पूछ सकते हो और लीडर बोर्ड पे अपने आप को देख सकते हो। वीडियो का कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगते हैं यू कैन यूज बग्स बॉन्टे लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन रिपोर्ट दैट कंटेंट। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर एज मच एज यू कैन एंड बाय बाय everyone. This is your educator signing off from here. Take care, good night, sweet dreams.